हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपेश वैष्णव और आज यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 3। देखो लेक्चर 1 लेक्चर 2 अपन ने कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में अपन ने क्या पढ़ा था? लेक्चर 1 में तो अपन ने पढ़ा था कंसंट्रेशन टर्म्स, लेक्चर 2 में अपन ने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी इन हेनरी लॉ। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं बेटा वेपर प्रेशर के बारे में। किसके बारे में? वेपर प्रेशर के बारे में, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आने के चांसेस भी काफी ज्यादा रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वेपर प्रेशर वाला टॉपिक, ठीक है। तो आज का जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहने वाला है वो क्या है? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को ध्यान से समझेंगे, उसके क्वेश्चन क्या होते हैं, किस किस टाइप से होता है, सोल्यूशन वगैरह का, ये सब चीजें अपन आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है वेपर प्रेशर का हमारे पास। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। क्या? आईपी इंस्टीट्यूट के द्वारा हाइब्रिड ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च किए जा रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे कि निर्माण बैच, पराक्रम बैच और अभ्यास बैच। निर्माण बैच है नीट 2027 के लिए, यदि 10वीं से 11वीं में यदि कोई विद्यार्थी जा रहा है तो उसके लिए ये बैच है। और यदि कोई विद्यार्थी 11वीं से 12वीं की ओर जा रहा है तो उसके लिए ये वाला बैच है। और यदि कोई विद्यार्थी 12वीं पास कर चुका है, ड्रॉप करना चाहता है, तो उसके लिए ये वाला बैच रहेगा। क्लियर है बात? दूसरा, हमारे कोर्सेज के अंदर क्या अवेलेबल रहेगा? तो हमारे कोर्सेज के अंदर आपको मिलेगा बेटा DRT, दैट इज डेली रिवीजन टेस्ट आपको मिलने वाला है। डेली PDF नोट्स आपको मिलने वाले हैं। पेरेंट ऐप आपको मिलने वाला है। बात समझ गए क्या? DRT क्या होता है सर? देखो, एक तो नॉर्मल टेस्ट होता है, जैसे कि नॉर्मल टेस्ट में आपको बताऊं, जो वीकली टेस्ट होता है मतलब वीकली टेस्ट तो होता ही है, जैसे हर वीक में एक बार टेस्ट हो गया, ठीक है ना, या अल्टरनेट संडे पर एक टेस्ट हो गया, ठीक है। परंतु DRT क्या होता है? डेली रिवीजन टेस्ट क्या होता है? जैसे कि मान लो आज अपन ने कोई टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जांपल आज अपन क्या पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। तो जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो क्लास स्टार्ट होने से पहले ही वेपर प्रेशर के टॉपिक से रिलेटेड आपको 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे। वो हर सब्जेक्ट में मिलेंगे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो कॉन्सेप्ट आपने कल पढ़ा है उसको, मतलब जो कॉन्सेप्ट मान लो आज अपन जो पढ़ रहे हैं उसको आपको कल क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बार रिवाइज करने का मौका मिलेगा क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। और DRT के मार्क्स भी आपको रोज पेरेंट ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे। डेली PDF नोट्स मिलेंगे, वीकली डाउट रेजोल्यूशन आपका हो जाएगा, 101 मेंटरशिप हो जाएगी, फ्री ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। क्लियर है? वेपर प्रेशर क्या होता है? देखो, वेपर प्रेशर क्या होता है, ध्यान से समझना। अब देखो, वेपर प्रेशर को समझने के लिए ना हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, मतलब आपके NCERT में गिवन है इस तरीके का कि हम क्या करते हैं कि मान लो आपने एक कंटेनर लिया, मान लो आपने क्या लिया बेटा? एक कंटेनर लिया इस तरीके से, और एक कंटेनर लेकर के उसके अंदर आपने क्या फिल कर दिया? वाटर फिल कर दिया। ये लो भाई साहब, आपने इस तरीके से वहां पे क्या फिल कर दिया बेटा? वाटर। ये आपने यहां पर क्या फिल कर दिया? वाटर फिल कर दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब क्या करेंगे कि अपन बेटा इसको हीट कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको हीट कर देंगे। यहां से अपन इसमें लगा देंगे आग, अपन इसको हीट कर देंगे। और हीट करने पर क्या होगा? ध्यान से सुनना, हीट करने पर क्या होगा? हीट करने पर क्या होगा? मान लो वाटर अपन ने यहाँ पर लिया है, ठीक है, एक लिक्विड लिया है, मान लो एक अपन ने सॉल्वेंट लिया है, कुछ भी यहाँ पर अपन सॉल्वेंट को बोल देते हैं, सॉल्वेंट अपन ने यहाँ पर कोई लिया है कुछ, ठीक है ना, ऑब्वियसली बात है वाटर ही लेंगे। तो अब अपन क्या करा कि इसको अपन ने हीट करना स्टार्ट किया बेटा, और जैसे ही अपन इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो कुछ समय बाद क्या होगा कि इस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, और 100 डिग्री पहुंचने पर ये बेटा वेपर्स बनाना स्टार्ट कर देगा। क्या बनाना स्टार्ट कर देगा? वेपर्स बनाना स्टार्ट कर देगा। बात समझ रहे हो क्या? इस तरीके से वेपर्स इसकी बनना स्टार्ट हो जाएंगी, और अपन ने इसको ऊपर से क्लोज्ड कर दिया है। अगर कंटेनर कैसा लिया है? क्लोज्ड। बात समझ रहे हो क्या? कंटेनर कैसा लिया अपन ने? क्लोज्ड कंटेनर। अपन ने इसको ऊपर से क्या कर दिया बेटा? क्लोज कर दिया। ये लो, अपन ने इसको ऊपर से क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। तो धीरे धीरे क्या होगा कि वाटर बॉईल होगा, और बॉईल होने पर वाटर क्या बनाएगा बेटा? वेपर्स बनाएगा। क्या बनाएगा?
वेपर्स बनाएगा। अब क्या होगा कि जैसे ही ये वाटर वेपर बनाएगा तो वेपर्स ऊपर जाकर के टकराएंगी बेटा, और टकराने के बाद वो वापस क्या हो जाएंगी, इस तरीके से कंडेंस्ड हो जाएगी, ठीक है ना। टकराने के बाद वो वापस किस में, वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? मतलब वेपर्स भाई, पहले वाटर किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर्स में, यानी कि इवेपोरेट हुआ पहले वाटर, क्या हुआ, इवेपोरेट, और फिर वाटर क्या हुआ, कंडेंस्ड हुआ, क्या हुआ, कंडेंस्ड हुआ। तो जब ये दोनों की रेट बराबर हो जाएगी, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन, बेटा क्या बोल रहा हूं मैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन, ध्यान से समझना, रेट ऑफ इवेपोरेशन जब इक्वल हो जाएगी बेटा किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन के, किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। बात समझ आ रही है क्या? जब रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके बराबर हो जाएगी, रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब ये है क्या है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम में। ये दोनों बेटा किस में आ जाएंगे, हमारे पास इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। और इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके बराबर हो जाएगी, रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगी। तो उस समय पर क्या प्रक्रिया होगी कि यहां पर जो ये वेपर्स हैं, इस लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, ये जो वेपर्स हैं किस समय बेटा, इक्विलिब्रियम पर, यानी कि जब रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके बराबर है, रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर है। उस समय के दौरान the pressure exerted by the vapors, the pressure exerted by the vapors, the pressure exerted by the pressure exerts by the vapor, by the vapors over the liquid surface, over the liquid surface is known as वेपर प्रेशर। इसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा, वेपर प्रेशर कहेंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है क्या, बताओ। व्हाट इज वेपर प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्ट बाय द वेपर ओवर द लिक्विड सरफेस इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो इसको अपन ने क्या कहा है बेटा, वेपर प्रेशर कहा है। तो आप यहां पर देख लो कि व्हाट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, तो जब रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर होती है किसके बेटा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के, यानी इक्विलिब्रियम का टाइम होता है, मतलब इक्विलिब्रियम यहां पर स्थापित हो जाता है। और इक्विलिब्रियम सेट होने पर जब रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके बराबर होती है, रेट ऑफ कंडेंसेशन के, तो उस दौरान जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है बाय द वेपर्स ओवर द लिक्विड सरफेस इज नोन एज बेटा वेपर प्रेशर। इसी को अपन क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है, बताओ, बोलो यस या नो। अरे बोलो यार, वेपर प्रेशर क्या है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो चीज आती है वो है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, जिससे वेपर प्रेशर कम बढ़ सकता है, कम हो सकता है, ये चीजें अपन बात करेंगे बेटा। तो क्या होता है कि यदि आप टेम्परेचर, जैसे पहला इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर अपन टेम्परेचर की बात करें बेटा, किसकी बात करें, टेम्परेचर की बात करें, तो जनरली टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। मतलब बात समझ रहे हो क्या, टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे और ज्यादा वेपर्स बनेंगी, और जितनी ज्यादा वेपर्स बनेंगी उतनी ज्यादा ऊपर जाकर के टकराएंगी, फिर कंडेंस्ड होंगी। तो आप, मैं कहने का मतलब क्या है कि यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और टेम्परेचर यदि अपन कम करेंगे तो वेपर प्रेशर भी हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज। वेपर प्रेशर भी हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो टेम्परेचर के अपन ऐसा कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर, ठीक है ना। वेपर प्रेशर जो है बेटा Vp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। अब हम बात करते हैं बेटा लिक्विड की। तो लिक्विड की अगर अपन बात करें, मतलब नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड के नेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है, तो ध्यान से समझना कि लिक्विड के नेचर पे किस तरीके से डिपेंड करेगा। भाई हम देखो लिक्विड जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है।
लिक्विड जो है हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। और अगर अपन बात करें तो लिक्विड में आप देखोगे कि कुछ ऐसे लिक्विड हैं जिनका वेपर प्रेशर 0 होता है, कुछ ऐसे लिक्विड हैं जिनका वेपर प्रेशर मतलब बहुत ज़्यादा होता है। मतलब टाइप ऑफ यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है बेटा कि मतलब टाइप ऑफ लिक्विड या फिर आप कह सकते हो टाइप ऑफ आपके पास सब्सटेंस किस तरीके का है, टाइप ऑफ सब्सटेंस आपके पास किस तरीके का है, उस चीज पर कहीं ना कहीं क्या डिपेंड करता है बेटा, आपका वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर। मतलब सब्सटेंस आपके पास किस टाइप का है, और आप यूं कह दो कि किस चीज पर डिपेंड करता है कि आपके पास सब्सटेंस कैसा है। सब्सटेंस अब हमारे पास बेटा दो तरीके के, देखो एक हमारे पास होता है बेटा वॉलेटाइल, एक हमारे पास कैसा होता है वॉलेटाइल, और एक हमारे पास होता है बेटा नॉन वॉलेटाइल। एक हमारे पास कैसा होता है, नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है, वॉलेटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस है बेटा जिसका वेपर प्रेशर नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि जिसका वेपर प्रेशर 0 नहीं होता है, वेपर प्रेशर नॉट इक्वल टू 0। बात समझ गए क्या? वो हमारे पास क्या होता है, वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल जैसे कि आप बात करो H2 हो गया, भाई पानी तो इवेपोरेट होता है, H2 हो गया बेटा, एसीटोन हो गया आपके पास यानी CH3C और यहाँ पे O और CH3 एसीटोन आपके पास हो गया। और क्या होता है एसीटोन, मतलब जानते हो ना थिनर वो जो लड़कियां नेल पॉलिश क्लीन करने के लिए लगाती है, वो वाला एसीटोन हो गया, थिनर हो गया, ठीक है। अल्कोहल हो गया, C2H5OH हो गया। तो ये ऐसे सब्सटेंस है बेटा जो कि वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल मींस जिनका वेपर प्रेशर नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है, तो ये तो वेपर प्रेशर मतलब बनाएंगे, मतलब इनका तो वेपर प्रेशर होगा ही। नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या बेटा, जिनका वेपर प्रेशर होता ही नहीं है, इक्वल्स टू 0 होता है, क्योंकि वो वेपर्स बनाते ही नहीं है। जैसे कि अपन बात कर लें बेटा NaCl हो गया, सॉल्ट हो गया। सॉल्ट आप देखते हो, जैसे आपने वो खाए होंगे पॉपकॉर्न खाए क्या कभी? तो बेटा वो पॉपकॉर्न बेचने वाला नहीं आता क्या, गली में आता होगा ना, आपने कभी देखा होगा, वो एक कढ़ाई में सॉल्ट को गर्म करता रहता है, करता रहता है, फिर भी देखो सुबह से शाम हो जाती है, बट सॉल्ट इवेपोरेट नहीं होता है बेटा। सॉल्ट क्या नहीं होता, इवेपोरेट नहीं होता। तो यहां पर आप देखोगे कि सॉल्ट का जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, 0 है। सॉल्ट का वेपर प्रेशर क्या है हमारे पास, 0 है। तो यहाँ पर जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं बेटा, जिनका वेपर प्रेशर क्या होता है, 0 होता है, NaCl हो गया, या फिर वी कैन से बेटा यूरिया हो गया, या फिर अपन कह सकते हैं ग्लूकोज हो गया। तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका वेपर प्रेशर 0 होता है। वेपर प्रेशर क्या होता है, 0, यानी कि ये नॉन वोलेटाइल होते हैं बेटा। क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं। दूसरा अपन बात करें तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर भी डिपेंड करता है बेटा। किस चीज पर, इंटरमोलिकुलर, मतलब यहाँ पे आप नेचर ऑफ लिक्विड या सब्सटेंस में अगर जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे वो अपने पास किस चीज पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है बेटा किस चीज पर, भाई नेचर ऑफ लिक्विड और सब्सटेंस है। दूसरा अपन बात करें यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे किस तरीके से डिपेंड करता है, तो यहाँ पे आप देखना कि कुछ ऐसे सब्सटेंस है मान लो जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, क्या हो रही हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो। तो उन सब्सटेंसेस में क्या होता है कि उन सब्सटेंसेस में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब बेटा उनके बॉइल होने का जो पॉइंट है, जैसे कुछ चीजें हैं जो 70 डिग्री पे बॉइल हो जाती है, कुछ 100 डिग्री पे, अभी अपन वो वाला फैक्टर भी पढ़ेंगे। बट यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जनरली 100 डिग्री सेल्सियस हायर होता है एज कम्पेयर टू अदर, जैसे कि एसीटोन हो गया और ये अल्कोहल हो गया, इनसे ज्यादा क्यों है बेटा, क्योंकि H2O की अगर अपन बात करें तो H2O और H2O के बीच में हमारे पास क्या होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर किसी सब्सटेंस में है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होता है, हायर होता है। कैसा होता है, हायर होता है। आप देखो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से, जैसे कि HO और ये हमारे पास H है, दूसरा मॉलिक्यूल मान लो H, वाटर का HO और ये हमारे पास H है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिख रही होगी, भाई OH और O है यहाँ पर, तो बीच में यहाँ पे आप देखोगे डैश डैश से आप क्या शो करोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करोगे। क्या शो करोगे यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये OHO के बीच में यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऐसे ही अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा,
कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं, तो फोर्स अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो उन मॉलिक्यूल्स को, जैसे H2 के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो H2 को अलग करना थोड़ा मुश्किल है बेटा। H2 को क्या है, अलग करना थोड़ा मुश्किल है, और अलग करना अगर मुश्किल है हमारे पास, तो आप देखेंगे कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना करके रहते हैं, तो इनकी वेपर्स थोड़ी लेट बनती है, कहने का मतलब इनको ज्यादा बॉईल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो दूसरा फैक्टर हमारे पास यही है कि बॉइलिंग पॉइंट, अगर अपन बात करें बॉइलिंग पॉइंट को, अगर अपन कंपेयर करें बॉइलिंग पॉइंट से, किससे कंपेयर करें, बॉइलिंग पॉइंट से, तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर या इनवर्सली। देखो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम, इसका मतलब बेटा बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर, ठीक है ना। जैसे कि मैं बात करूं, ध्यान से समझना, कि अगर हमारे पास एक अल्कोहल है C2H5 और OH है, इथेनॉल है हमारे पास, ठीक है बेटा, क्या है हमारे पास, इथेनॉल है, और इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 70 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 70 डिग्री सेल्सियस होता है। और वहीं पे वाटर है, H2O है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास होता है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखोगे कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, इथेनॉल का। क्यों, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, यानी जल्दी वेपर्स बनेंगे और ज्यादा वेपर प्रेशर वो क्रिएट करेगा। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है। तो इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो बॉइलिंग पॉइंट का जो रेशियो है बेटा वो तो क्या आ गया आपके पास 100, मतलब जो है वाटर का ज्यादा है H2O का एज कंपेयर टू इथेनॉल C2H5 और OH। और अगर अपन बात करें वेपर प्रेशर की, तो वेपर प्रेशर आपके पास बेटा इथेनॉल का ज्यादा है, C2H5OH का ज्यादा है एज कंपेयर टू द H2O। तो इस तरीके से 2-4 डेटा देकर के, बॉइलिंग पॉइंट का डेटा देकर के वेपर प्रेशर आपसे पूछ लिया जा सकता है, या वेपर प्रेशर का डेटा देकर के आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया जा सकता है। दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है, बताओ। यानी कि आपको दे दे अगर कि A कंपोनेंट है, B कंपोनेंट है और एक C कंपोनेंट है। A कंपोनेंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर अगर अपन देखें तो A कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट है बेटा आपके पास मान लो 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और B कंपोनेंट का है आपके पास 40 डिग्री सेल्सियस, और C कंपोनेंट का है आपके पास 80 डिग्री सेल्सियस। तो वेपर प्रेशर में इनको अरेंज करो तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, यानी कि A, देन उसके बाद B, देन उसके बाद C। मतलब ऐसे नॉर्मली सा मैंने बताया कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में आखिर क्या रिलेशन है और किस तरीके से हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा, बताओ। यहां तक बात क्लियर है क्या, बोलो यस या नो। चलें आगे, चलो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है बेटा राउल्ट्स लॉ। अब हमारे पास राउल्ट्स लॉ आया बेटा, देखो अब हमारे पास दो केस हैं, एक है लिक्विड लिक्विड, मतलब आप है ना लिक्विड और लिक्विड को मिक्स कर रहे हो, और दूसरा अपन लेंगे बेटा सॉलिड और लिक्विड को मिक्स कर रहे हो। तब आप वेपर प्रेशर कैसे मेजर करोगे, बात समझ गए क्या। मतलब हम यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस ले रहे हैं बेटा, और दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस लेकर के हम उनको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम देखेंगे कि उनका ओवरऑल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या निकलता है। तो ध्यान से समझना, करने में क्या वाले हैं अपन, पहले अपन ले रहे हैं बेटा लिक्विड लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन। कौन सा ले रहे हैं, लिक्विड लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन, यानी दोनों आपके पास लिक्विड हैं, और अपन यूं कह सकते हैं कि ये दोनों जो लिक्विड हैं, इन दोनों के लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है बेटा वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 नहीं है, वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ है। दोनों लिक्विड हैं तो दोनों का कुछ ना कुछ क्या है बेटा, वेपर प्रेशर यहाँ पे आपके पास रहने वाला है। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे क्या है कि आपने एक कंटेनर लिया, मान लो इस तरीके से, ये मान लो आपने कंटेनर लिया, और इसमें मान लो बेटा अपन ने एक तो ले लिया वाटर, मान लो इस तरीके से, एक तो अपन ने क्या ले लिया, ये वाटर ले लिया, ठीक है, और एक अपन ने कोई इथेनॉल ले लिया, मान लो ये, सॉरी, एक अपन ने क्या ले लिया बेटा, इथेनॉल ले लिया। क्या ले लिया, इथेनॉल। अब अपन क्या करेंगे कि इनको हीट, वही इसको अपन क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे पहले तो कंटेनर को अपन यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, क्लोज कर देंगे। ये लो अपने कंटेनर को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा
कि वेपर बनना स्टार्ट होंगी, भाई वेपर बनना क्या होंगी, स्टार्ट होंगी। यहाँ पे आप देखोगे कि एक तो वाटर की वेपर्स बनेंगी और एक आप कह रहे हो बेटा कि यहाँ पर इथेनॉल की वेपर्स बनेंगी। अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अपन ने ए जो है मतलब वाइट वाला वो है, मान लो वाटर, ब्लू वाला मान लो वाटर लिया है अपन ने, ये ब्लू वाला जो है अपन ने क्या लिया बेटा, ये एक कंपोनेंट लिया है Na, इसके Na मोल्स लिए हैं अपन ने, क्या लिए हैं, Na मोल्स लिए हैं। कितने मोल्स लिए हैं, Na मोल्स लिए हैं, ठीक है ना। और A क्या है आपके पास बेटा, एज अ सॉल्वेंट, क्या है आपके पास, सॉल्वेंट। पूरे चैप्टर में याद रखना A को अपन जनरली सॉल्वेंट से, A को डिनोट करते हैं सॉल्वेंट के लिए और B को अपन डिनोट कर देते हैं बेटा मान लो सॉल्यूट के लिए। यहाँ पर एल्कोहल आपने कंपाउंड में डाला है और ये क्या है आपका जो है सॉल्यूट है एक तरह से मान लो, और इसके आपने NB मोल्स लिए हैं। कितने मोल्स लिए हैं, NB मोल्स। भाई B कंपोनेंट के NB मोल्स, मोल्स को N से शो करते हैं अपन। कंसेंट्रेशन टर्म वाले लेक्चर में पढ़ा था ना अपन ने, मोल फ्रैक्शन, याद करो, मोल फ्रैक्शन में नहीं पढ़ा था कि इसके Na मोल्स लिए हैं, इसके NB मोल्स लिए हैं, दोनों को मिक्स कर दिया है, मिक्स करने के बाद मोल फ्रैक्शन अपन उनका निकाल रहे हैं। मैंने कहा था कि कंसंट्रेशन टर्म्स ध्यान से पढ़नी बेटा, क्योंकि आने वाले चैप्टर में मतलब आगे अपन को यहाँ पर अब मोल फ्रैक्शन वाली कंसंट्रेशन टर्म का यूज आने वाला है। क्या मेरी बात क्लियर है, बताओ। बिल्कुल सर। चलो, तो अब अपन क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो है बेटा यहाँ पे राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड टाइप सोल्यूशन अगर अपन देखें, किसके लिए देखें, लिक्विड टाइप सोल्यूशन के लिए, तो दोनों लिक्विड अपन ने ले लिए। तो राउल्ट लॉ आया बेटा, राउल्ट लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ जो है वो कहता है ROULTS, राउल्ट्स लॉ हमें ये कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन है हमारे पास जिसके अंदर बेटा एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। तो द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब समझ गए क्या, कंपोनेंट मतलब या तो ए बेटा या फिर बी। तो द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन, is directly proportional to the, एक मिनट बेटा यहाँ पे लिखना आप, ये नहीं द पार्शियल वेपर प्रेशर नहीं, आप यहाँ पे लिखना द पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल मतलब उसकी हिस्सेदारी का। यहाँ पे कोई उसका पर्टिकुलर खुद का तो वेपर प्रेशर लगेगा नहीं भाई, खुद का थोड़ी वेपर प्रेशर लगेगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर लगेगा बेटा पार्शियल। पार्शियल मीन्स कि उसकी हिस्सेदारी का। देखो ओवरऑल सोल्यूशन में पहले मान लो, अगर मान लो एक गिलास में वाटर पड़ा है, एक गिलास में अल्कोहल पड़ा है, तो वाटर का कुछ वेपर प्रेशर है अलग से, इथेनॉल का कुछ वेपर प्रेशर है अलग से। अब मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद में अब उस सोल्यूशन के अंदर ये ऐसा तो नहीं कि अल्कोहल अपना वेपर प्रेशर लगाएगा, नहीं, या फिर मैं यूं कह दूं कि इथेनॉल अपना वेपर प्रेशर लगाएगा, नहीं बेटा। अब वो अपनी हिस्सेदारी का, दैट इज पार्शियली, वो कितना लगा पा रहे हैं वो वेपर प्रेशर काउंट होगा। तो द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, द पार्शियल वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट the partial vapor pressure of a component in a solution is directly proportional to the mole fraction of that component, to the mole fraction of that component। कहने का मतलब क्या है बेटा, कहने का मतलब क्या है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का एक सोल्यूशन के अंदर, ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि मैंने कहा कि PA, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ठीक है। और इसी तरीके से बेटा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ B। क्या मेरी बात क्लियर है, बताओ। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ B।
अच्छा, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाता है कि पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है। और ये यहाँ पे हटेगा तो पी बी आ जाता है बेटा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये बोर्ड्स में भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में अगर राउल्ट लॉ समझाने को आ जाता है ना बेटा, तो आपको पूरा इस तरीके से सिंप्लीफाई करके और पूरा ऐसे अच्छे से समझाना होता है। बात समझ गए क्या? तो आप ये देखोगे कि राउल्ट लॉ क्या कहता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, इस लाइन पे ध्यान दो बेटा, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है किसी एक कंपोनेंट का, तो पार्शियल वेपर प्रेशर को आप पीए से शो कर रहे हो, इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है ये अपन ने पढ़ा है कंसंट्रेशन टर्म में, ठीक है। अभी और अपन देख लेंगे बेटा मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं। तो अब मुझे बताओ कि ओवरऑल जो ये सोल्यूशन बन गया, यानी Na प्लस एनबी, Na प्लस एनबी का जो ये ओवरऑल सोल्यूशन बन चुका है, इस ओवरऑल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या रहने वाला है? तो अगर अपन इस ओवरऑल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर लिखना जाए यानी पीएस, या आप ऐसे कह सकते हो बेटा कि पीएस या फिर पीटी टोटल, ऐसे भी लिख सकते हो। पीएस यानी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर या टोटल वेपर प्रेशर, वो होगा बेटा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। क्या मेरी बात समझ आ रही है क्या? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉरी बी यहां पर, ठीक है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, यही रहने वाला है क्या बताओ? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो यहां पे आपका क्या बन जाएगा फॉर्मूला? फॉर्मूला आपका बन जाएगा पी टोटल या पी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। घबराओ मत, मैं पूरा समझा रहा हूं कि पी नॉट ए क्या है, ये जो पी नॉट ए अपन ने माना है या पी नॉट बी अपन ने माना है, ये क्या है बेटा। तो इतनी कोई डरने वाली बात नहीं है, अभी अपन सब समझेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? बताओ, सारी चीज समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर बेटा मैं दिख रहा हूं कि अगर अब मैं बात करूं कि पीटी क्या है, ध्यान से समझना, अगर मैं बात करूं पीटी क्या है, तो वो है टोटल वेपर प्रेशर। क्या है? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर है। पी नॉट ए क्या है बेटा? पी नॉट ए है बेटा प्योर फॉर्म में, जैसे मान लो मैंने कहा था ना अल्कोहल पड़ा है और वाटर पड़ा है, तो अल्कोहल का प्योर फॉर्म में, मतलब अभी अगर मैं उसको गर्म करूं तो कितना वेपर प्रेशर बनाएगा वो, वाटर को अगर गर्म करा जाए तो वो कितना बनाएगा, प्योर फॉर्म में जो उनका होता है वो वाला, ठीक है। तो पी नॉट ए बराबर प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, एंड वहीं पे बेटा पी नॉट बी हमारे पास क्या है? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी है। और वहीं पे एक्स ए क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और वहीं पे एक्स बी क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्या मेरी बात समझ आ गई? बताओ, एक्स ए बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और एक्स बी बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और ये एक्स ए एक्स बी, समझ गए सब? सारी चीजें क्लियर है? बताओ। तो ये सारी टर्म हमने यहां पर पढ़ ली है कि किस टर्म को क्या बोलते हैं, और आपको ये भी समझ आ गया। तो ये राउल्ट्स लॉ है बेटा, ये राउल्ट्स लॉ है। क्या मेरी बात समझ आई? क्या बताओ? इसी पे न्यूमेरिकल्स अपन को करने हैं, इसी फॉर्मूलाज पे न्यूमेरिकल अपन को लगाने हैं, बहुत इजी से होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? बताओ यार, बोलो सन्नाटो, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ क्या है? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट in a solution is directly proportional to the mole fraction of that component। बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे कि आखिर मान लो कि अपने पास जो सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो क्या आया है? Ps बराबर आया है अपने पास, या P टोटल आप कुछ भी लिखो, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, यही आया है क्या? बताओ। अच्छा, एक्स ए को बेटा अगर ओपन करेंगे अपन फॉर्मूले को, तो एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो यहां पर आप देखोगे कि पी नॉट ए यहां पे आप क्या देखोगे? पी नॉट ए इंटू एन ए अपॉन
Na प्लस Nb, ठीक है, प्लस P नॉट बी इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास Nb अपॉन Na प्लस Nb, यही तो होता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपके पास ओपन होकर के फॉर्मूला बन जाता है। मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकालते हो, इस तरीके से निकालते हो, ठीक है। अब बेटा अगर वो पूछ ले कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर फेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जेई में इसी से क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं मैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेस। भाई ये तो मोल फ्रैक्शन जो है XA और XB वाले जो हैं वो तो इस लिक्विड के अंदर है। अब जब ये वेपर बन चुका है, क्या बन चुका है, वेपर, भाई यहां पे ये क्या बन चुके हैं, वेपर, तो वेपर फेस के अंदर इनका मोल फ्रैक्शन क्या रहने वाला है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है बेटा, ध्यान से समझना कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेस, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेस, वेपर फेस के अंदर मोल फ्रैक्शन क्या रहने वाला है, तो उसको अपन डिनोट करते हैं जैसे YA मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड YB बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेस इज इक्वल्स टू होता है बेटा PA पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A अपॉन टोटल प्रेशर, ठीक है ना। और YB बराबर बेटा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B अपॉन टोटल प्रेशर, यानी कि आप लिखोगे P नॉट A XA, P नॉट A XA ये वाला अपॉन टोटल प्रेशर, या PS आप पीछे कुछ भी लिख सकते हो। और उसी तरीके से यहां पर बेटा P नॉट B इंटू XB अपॉन PT, ये फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस का। किसका होता है, मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेस। क्या मेरी बात समझ आ गई, बताओ। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस का जो फॉर्मूला है वो ये रहने वाला है, और इसी से आपको क्वेश्चन मिले हैं बेटा, इसी से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है, क्या यहीं से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं जेई के अंदर। तो ये बात ध्यान रखना कि हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो क्या आ जाता है बेटा P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, यानी P नॉट A इज इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस NB, P नॉट B इंटू NB अपॉन Na प्लस NB। और वहीं पे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेस की बात करें तो वो इस तरीके से है YA बराबर PA अपॉन PT, YB बराबर PB अपॉन PT, इस तरीके से हमारे पास आता है। बोलो यस या नो, क्लियर है ये चीज, बताओ। बिल्कुल, चलो ये हमने कंप्लीट किया बेटा लिक्विड लिक्विड टाइप के सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब अपन कंप्लीट करने वाले बेटा फॉर सॉलिड लिक्विड टाइप सोल्यूशन। अगर हमारे पास सॉलिड डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए, सॉलिड, तब क्या होगा, तो यहां पे ध्यान से समझना कि हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेटा ध्यान से समझना कि अगर हमने एक कंटेनर लिया बेटा और उसके अंदर आपने क्या ले लिया, लिक्विड भर लिया, मान लो वाटर आपने इसके अंदर फिल कर लिया, ये रहा, वाटर क्या है बेटा, सॉल्वेंट है, तो Na हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। क्या है हमारे पास, ये सॉल्वेंट, बताओ, ये चीज हमारे पास क्या है बेटा, सॉल्वेंट है। अब इस सॉल्वेंट के अंदर अपन क्या ऐड कर रहे हैं बेटा, सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, जिसमें यहां पे आप देखोगे कि जो आपके पास वेपर प्रेशर है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड जो है क्या होता है, जीरो होता है। सॉलिड का वेपर प्रेशर थोड़ी होता है कुछ, उसका तो वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा, जीरो। तो यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है ना, जिसको अपन सोल्यूट मान रहे हैं A, जिसको आप A से डिनोट करोगे, सॉरी B से, किससे डिनोट करोगे, B से, सॉलिड पार्टिकल को आप B से डिनोट करोगे और लिक्विड को आप A से, एज ए सॉल्वेंट आप उसको डिनोट करोगे। और सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है बेटा वो कितना होता है, सॉलिड का यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है, एक सेकेंड, हाँ, सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है बेटा वो आपके पास इज इक्वल्स टू जीरो होता है। सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड टाइप के केस में क्या होता है कि इसका वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। और वहीं पे अगर अपन लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर रहने वाला है आपके पास
वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। जैसे वाटर है आपके पास, Na सॉल्वेंट आपने लिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैंने मान लो ऐसे नमक डाल दिया, और नमक डालने पर आप क्या होगा, ये सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाएंगे क्या भाई, नमक डालने पे क्या होगा, ये सॉलिड पार्टिकल इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है दैट इज Na मोल्स मैंने लिए किसके, सॉल्यूट के, NaNb मोल्स किसके लिए, सॉल्यूट के लिए बेटा, किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, आप खुद देखो क्या होगा कि यदि अपन इसको क्लोज कंटेनर कर दें, यदि अपन इसको क्या कर दें, क्लोज कर दें कंटेनर को, और क्लोज करने के बाद यदि अपन इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं अपन इसको हीट करते हैं, तो हीट करने पर क्या होगा बेटा, इसकी वेपर्स बनेंगी, क्या क्या बनेंगी, इसकी वेपर्स। लेकिन बेटा वेपर्स किसकी बनेगी, केवल और केवल, केवल और केवल किसकी बनेंगी, सॉल्वेंट की, क्योंकि यहां पर सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर है वो तो क्या है, 0 है, ठीक है ना। सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, 0। 0 क्यों है बेटा, क्योंकि यहां पे क्या हुआ कि सॉल्यूट का तो वेपर प्रेशर 0, तो वो तो वेपर बनाएगा ही नहीं, तो वेपर केवल और केवल यहां पर किसकी बनेगी, वेपर्स फॉर्म्ड ओनली ऑफ, वेपर्स फॉर्म ओनली ऑफ सॉल्वेंट, केवल और केवल सॉल्वेंट की वेपर्स बनेंगी, यानी कंपोनेंट ए की यहां पर वेपर बनेंगी, कंपोनेंट बी की वेपर्स नहीं बनेंगी। कंपोनेंट बी की वेपर्स इसलिए नहीं बनी है क्योंकि उसका वेपर प्रेशर तो 0 माना है अपन ने, होता ही नहीं है भाई, नमक का होता ही नहीं है, ग्लूकोज का होता ही नहीं है, यूरिया डाला आपने, होता ही नहीं है उसका। तो अब क्या होता है कि उसका तो नहीं होता, चलो अच्छी बात है, लेकिन उसने क्या करा, इस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पे भी इफेक्ट डाल दिया। क्या, इसने सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी कम कर दिया, यानी ओवरऑल जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। देखो पहले आपके पास सॉल्यूट था, एक सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ था, मतलब पहले वेपर प्रेशर था इसका, अब इसमें आपने सॉल्यूट डाल दिया तो एक सॉल्यूशन बन गया, तो इस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का जो पहले था वेपर प्रेशर उसके कंपैरिजन में और कम हो गया, यानी खुद का तो था नहीं, दूसरे का और कम कर दिया। बात समझ रहे हो क्या, बोलो यस या नो। ऐसा मान लो एक पढ़ने वाला बच्चा है, एक बदमाश बच्चा है, ठीक है, तो दोनों एक दिन क्लास में पास में बैठ गए, दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई, तो अब वो जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा है वो तो पढ़ने नहीं लगा, बट जो पढ़ने वाला बच्चा है वो भी कम पढ़ने लग गया। संगति का असर, ठीक है। बट एक्चुअली एक बात बताऊं बेटा, संगति आपके ऊपर कभी असर नहीं डाल सकती है। अगर कोई इंसान अगर मन से यहां से मजबूत है ना, तो संगति का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। संगति केवल और केवल कमजोर मन वालों पर असर डालती है, जिनका मन माइंड स्ट्रांग होता है उन पर संगति कभी असर नहीं डाल सकती है, बट यहाँ पर संगति असर डाल रही है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे तो सॉल्यूट है जो कि कैसा था, नॉन वोलेटाइल था, उसने सॉल्वेंट जो कि वोलेटाइल था उसका वेपर प्रेशर भी कम कर दिया। कम इसलिए कर दिया बेटा क्योंकि आप देखो कि ये जो सॉलिड पार्टिकल आए, मतलब ये जो सॉलिड पार्टिकल आए आपके पास, नमक आया चाहे यूरिया आप कुछ भी डालो, इन्होंने क्या कर दिया कि जो लिक्विड सरफेस था सॉल्वेंट का, जो सॉल्वेंट का लिक्विड सरफेस था ना बेटा, उसका सरफेस एरिया कम कर दिया, उसका सरफेस एरिया क्या कर दिया, कम कर दिया। भाई पहले वो ओपन माइंडेड थे, पहले खाली पानी 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 पानी, अपने अपने मॉलिक्यूल थे, अपना ही राज, एक कोई नहीं है। फिर वहां पे एक गुंडा आ गया, ठीक है, तो उन्होंने थोड़ा सा उनको दबा दिया, मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को दबा दिया इवेपोरेट होने से, क्योंकि उसने सरफेस कवर कर ली ना, तो सरफेस एरिया टू इवेपोरेट कम हो गया सॉल्वेंट का। किसका, सॉल्वेंट का। तो इस कारण वेपर प्रेशर फॉर्म ओनली सॉल्वेंट, बात समझ रहे हो क्या। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, इसको अपन मैथमेटिकली प्रूव करते हैं बेटा। तो अकॉर्डिंग टू राउट लॉ आप क्या कहते हो कि राउट लॉ क्या कहते हैं, यहाँ पर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या रहने वाला है, वो होगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यही रहने वाला है। बताओ, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। बिल्कुल सर। अब क्या हो रहा है कि मैंने कहा कि भैया पी नॉट बी जो है वो तो 0 है, पी नॉट बी क्या है, 0 है, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर तो क्या है, 0 है सॉल्यूट का। तो यहां पर ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बताओ, तो सॉल्यूशन में केवल बचा ही क्या बेटा,
पी नॉट ए इंटू एक्स से जो भी वेपर प्रेशर है वो किसका है, सॉल्वेंट का है। अच्छा अब यहाँ पे आप देखो, क्या मैं एक्स ए को ये लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस एक्स बी, बोलो एक्स ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस एक्स बी लिख सकता हूं, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे पी एस बराबर पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी, ये लिखूंगा, बताओ 1 माइनस एक्स बी। अब यहाँ पर पी एस क्या हो जाएगा बेटा, पी एक्स हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। क्लियर है? अब देखो P इसको अपन इधर लिया है या इसको इधर लिया है, इसको उधर भेज देते हैं, तो P नॉट A इंटू एक्स बी, ये तो प्लस में हो गया इधर आके, इज इक्वल्स टू P नॉट A माइनस पी एस। बताओ तो बेटा ये चीज जो आपके पास आई है, ध्यान से समझना, ये चीज जो आपके पास निकल करके आई है, ये जो मैं कहना चाह रहा हूं कि P नॉट A माइनस पी एस, ये डेरिवेशन क्या है, फिर से समझो, ध्यान से। क्या सॉल्यूट का वेपर प्रेशर 0 था? बिल्कुल सर, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर आपके पास 0 था, तो पी नॉट बी इंटू एक्स बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पी एस बराबर पी नॉट एक्स ए के बराबर हो जाएगा, और एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल सर। पी एस बराबर पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी अपन कर देंगे, तो यहाँ पर पी एस बराबर पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी हो जाएगा, क्या बताओ, बिल्कुल सर। तो अब यहाँ पर मैंने क्या करा, इसको मैं इधर लिया है और मैंने पी एस को इधर भेज दिया, तो पी नॉट ए माइनस पी एस ये क्या है बेटा, तो ध्यान से देखो यहाँ पर जो टर्म्स है उनको आप समझो भाई। पी नॉट ए तो क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा कह सकता हूं ए कंपोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, यानी ए का प्योर वेपर प्रेशर है, हाँ जी सर बिल्कुल ए का प्योर वेपर प्रेशर है। और पी एस क्या है बेटा, पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो ओवरऑल सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर। तो माइनस हो रहा है क्या, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर माइनस हो रहा है, इसका मतलब जो ओवरऑल वेपर प्रेशर आ रहा है वो कम आ रहा है, सॉल्यूशन का कम है, तभी तो कम वाली वैल्यू माइनस होगी बड़ी वाली वैल्यू से। तो आप देख रहे हो कि ओवरऑल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो चुका, डिक्रीज। तो ये जो बताता है आपको कितना डिक्रीज हुआ, ये फॉर्मूला पी नॉट ए माइनस पी एस, दैट इज बेटा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बताता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या मेरी बात समझ आई क्या, यहां तक बताओ, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नॉट ए माइनस पी एस। पी नॉट ए क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ए का प्योर का वेपर प्रेशर, माइनस पी एस बराबर बेटा सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। बात समझ आई क्या? तो यहाँ पे माइनस आप कर रहे हो, मतलब कितना डिक्रीमेंट आया वो यहाँ पे आप निकाल सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बात समझ आ गई क्या, ये चीज समझ आई? बताओ सॉलिड लिक्विड की तो दो केस अपन ने समझे बेटा, वेपर प्रेशर के केस में, मतलब राउल्ट के केस में, एक तो लिक्विड टाइप का सोल्यूशन है और एक आपका सॉलिड लिक्विड टाइप का सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन है, सॉलिड लिक्विड टाइप का सोल्यूशन है। तो दो टाइप के सोल्यूशन हम यहाँ पर समझ बैठे हैं, कौन कौन से, क्लियर है बात? एक तो सॉलिड लिक्विड का और एक लिक्विड टाइप का। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, हम हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं इसके, ठीक है। अब अपन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। आपको कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CH3OH इज 0.15 बार, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CH3OH इज 0.15 बार बेटा। कितना है, 0.15 बार है, ठीक है ना। एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस the vapor pressure of this solution, the vapor pressure of this liquid in solution with liquid B is 0.09 bar। जो वेपर प्रेशर है इस लिक्विड का सोल्यूशन में विथ लिक्विड वो कितना है, 0.09 बार है। कितना है, 0.09 बार है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी के मोल फ्रैक्शन आपको निकालने हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन माने कि हमारे पास जो है बेटा जो वेपर प्रेशर है प्योर CH3OH का, तो इसको अपन सॉल्वेंट मान लेते हैं। P नॉट A इज इक्वल्स टू आपके पास है 0.15, ठीक है। और PS सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है आपके पास कितना, 0.09 बार, और ये भी किस में है, बार में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, यानी एक्स बी आपको निकालना है। अपन ए को सॉल्वेंट मानते हैं तो ये अपन ने मान लिया, और बी अपन ने एक्स बी, फॉर एग्जांपल बी कंपोनेंट ना, तो एक्स बी आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? एक्स बी आपको कैलकुलेट करना है बेटा। तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? ये अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा, देखो ये वाला पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कहाँ पढ़ा? ये वाला फॉर्मूला पढ़ा ना भाई, पी नॉट ए सब कुछ दे रखा है, एक्स बी निकालना है, तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए लिख देंगे क्या अपन? क्लियर है भाई, अपॉन में आ जाएगा पी नॉट ए, तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा? पी नॉट ए 0.15 माइनस 0.09 पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए 0.15। बस सिंपल, कितना हो जाएगा? 0.15 0.09 माइनस कर दो, 15 में से 9 गया बेटा, तो 5 और 9 कितना बचेगा? 6 बचेगा, और यहाँ पे 0.06 आ जाएगा, ठीक है ना? तो 0.06 डिवाइडेड बाय 0.15, ये करो यहाँ पे 100 कट गया, 3 2 जा 3 5 जा, तो 2/5 क्या आ गया? मोल फ्रैक्शन 2/5 एक्स बी आपके पास क्या आ गया? 2/5 आ गया, ठीक है ना? यानी 0.4 आ गया मोल फ्रैक्शन। बी का कितना है? 0.4 आ गया। इतना इजी क्वेश्चन था, बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं बेटा, काफ़ी इजी क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CO इतना था, प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सोल्यूशन विथ लिक्विड बी इज 0.09 बार, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना था आपको। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? बोलो, नेक्स्ट करें? बिल्कुल सर, नेक्स्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये वाला, ये तो बहुत इजी है यार। देखो, 1 मोल ऑफ हेप्टेन, 1 मोल ऑफ हेप्टेन जिसका प्योर वेपर प्रेशर कितना है बेटा? 92 mmHg। कितना है? 92 mmHg है प्योर वेपर प्रेशर। 1 मोल ऑफ हेप्टेन प्योर वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू 92 mmHg वाज मिक्स्ड विथ 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन, वाज मिक्स्ड विथ 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। इसको मिक्स किया जाता है 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन के साथ, ठीक है? तो 1 मोल ऑफ हेप्टेन, हेप्टेन है उसके कितना है? 1 मोल है, और वेपर प्रेशर है 92 mmHg, ठीक है? कोई भी मान लो इसको ए कंपोनेंट अपन मान लेते हैं। ए माने या क्या माने? हाँ चलो बी मान लेते हैं इसको, ठीक है? चलो, एंड 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन के कितने मोल है बेटा? 4 मोल हैं, एंड वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू 31 mmHg। इसको अपन ने बी मान लिया ऑक्टेन को, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात। द वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन जिनका रिजल्टेंट सॉल्यूशन बन रहा है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? तो वो तो बहुत सिंपल है, पी एस बराबर फॉर्मूला क्या है सॉल्यूशन का? पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस बेटा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। बताओ यही होगा क्या? पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यही रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास पी नॉट ए कौन है? ए तो अपन ने किसको माना? अच्छा दोनों को बी मान लिया क्या? अरे इसको तो ए माने ना, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है? तो पी नॉट ए बेटा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना है? वेपर देखो 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन जिसका प्योर वेपर प्रेशर है 31 mmHg, तो यहाँ पर लिखेंगे 31, ठीक है? mmHg, वो भी mmHg में, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं बेटा, ये दोनों प्रेशर सेम होने चाहिए, याद रखना। आप यहाँ पर अगर पुट कर रहे हो, आप यहाँ पर यदि बेटा प्योर वेपर प्रेशर पुट कर रहे हो तो ये mmHg और ये वाले प्रेशर सेम होने चाहिए। और किसी बच्चे को अगर प्रेशर की यूनिट में प्रॉब्लम है तो जरा सा यहाँ पर देख ले एक बार, यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? जैसे मैं बताऊँ बेटा 1 atm, यहाँ पे आपको प्रेशर की यूनिट्स में बता रहा हूँ, प्रेशर यूनिट्स कन्वर्जन बेसिक, ठीक है? देखो 1 atm जो होता है ना बेटा, 1 atm इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 1 इंटू 10 टू द पावर 5, डायरेक्ट याद कर लो आप तो, वैसे तो 1.01325 समथिंग होता है, बट 1 इंटू 10 टू द पावर 5 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो पास्कल, ऐसा यूनिट में होता है, ठीक है? और बेटा 1 atm जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली मेरे 0.98 होता है, बट 0.98, बट 1 atm अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हो 1 बार के बराबर है, यानी एटीएम और बार सेम यूनिट है एक तरह से, ऐसा मान के चलो, ठीक है? जितना एटीएम होगा उतना ही बार में होगा वो, ठीक है? और 1 atm बराबर बेटा
760 mmHg होता है। कितना होता है? 760 mm ऑफ Hg यानी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और होता है 1 ATM बराबर 760 टॉर। किसके बराबर होता है? 760 टॉर के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर आप देख लो कि मान लो आपको ATM को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो इंटू कर दो, और मान लो आपको mmHg है उसको ATM में करना है या ATM को mmHg में करना है, तो ATM से mmHg में अगर आप जाना चाहते हो, ATM से किस में जाना चाहते हो? अगर आप mmHg या फिर टॉर में जाना चाहते हो बेटा, mmHg या फिर टॉर में जाना चाहते हो तो आप मल्टीप्लाई कर दो 760 का, और अगर आप mmHg और टॉर से ATM में आना चाहते हो तो डिवाइड कर दो किसका? 760 का। ठीक है, बस ये सिंपल सी बात है। और फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इंटू कर दो 10 का। ये छोटा सा बेसिक्स था जो अपना प्रेशर, मतलब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि बेटा अलग अलग टाइप के अलग अलग यूनिट्स में अगर प्रेशर गिवन है, और प्रेशर अगर अलग अलग यूनिट्स में गिवन है तो फिर आपको यूनिट सेम करनी पड़ेगी, देन उसके बाद आपको पुट करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। चलो, तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपका 1 मोल ऑफ हेप्टेन है, और प्योर उसका जो वेपर प्रेशर है बेटा वो कितना है? 92 mmHg है। वाज मिक्स्ड विद 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। आपने उसको 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन के साथ मिक्स्ड किया है, जिसका वेपर प्रेशर कितना बेटा? 31 mmHg है। तो 31 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा बेटा? ए वाले का मोल कितना मोल है? ऑक्टेन का 4 मोल, तो 4 उसके मोल है। टोटल मोल कितने हैं भाई? 4 इसके प्लस 1 इसका, तो 1 + 4 टोटल मोल्स हो गए। मोल फ्रैक्शन ऐसे ही तो निकालेंगे। अरे मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? उसके मोल्स, मतलब जिसका निकालना है उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। इसी तरीके से बेटा बी की अगर अपन बात करें तो प्योर वेपर प्रेशर कितना है? 92 mmHg है, इनटू मोल फ्रैक्शन कितना है उसका? आपके पास 1 है, अपॉन टोटल मोल्स कितना है? 1 + 4 है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि 34 × 1 = 4 और 4 × 3 = 12, तो 124 डिवाइडेड बाय 5 प्लस यहाँ पे 92 अपॉन 5, तो 124 + 92 कितना हो गया? 6, 9 और 9 यहाँ पे 10, 11, 216/5 कितना हो गया? 216/5 हो गया। तो 5 4 जा तो 20 हो गया बेटा। 5 4 जा क्या हो गया? 20 हो गया आपके पास। बचा यहाँ पे 1, तो 4 4 जा 16, 44 mmHg। कितना हो गया? 44 mmHg आपके पास हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है? बताओ। ये हो गया आपका सोल्यूशन का, ओवरऑल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। क्या हो गया आपका? ओवरऑल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। बताओ, यही तो होगा 124/5 + 92/5, तो 5 कॉमन आ गया। 4 2 6 9 10 11 का एक यहाँ पे, हाँ 2 216/5 44 mmHg। क्लियर है? बताओ ये क्वेश्चन, बोलो यार। अरे अब तो बोलो यार, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? बताओ। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700 mmHg रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आपके पास बेटा वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड ए एंड बी का 400 mmHg रेस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन। फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। ठीक है ना, फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg। आपको कॉम्पोजिशन निकालना है, मतलब मोल फ्रैक्शंस निकालने हैं। ठीक है ना, और आपको टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है? 600 mmHg दिया है। ऑल्सो फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑन इन वेपर फेस। वेपर फेस में भी कॉम्पोजिशन निकालना है। कॉम्पोजिशन मतलब समझे बेटा तुम? कॉम्पोजिशन मतलब ये मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत सिंपल है। पहला आप देखो कि PS बराबर, अपने पास तो इक्वेशन है, PS बराबर क्या? P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। ठीक है, PS आपके पास कितना है बेटा? 600 mmHg। कितना है? 600 mmHg इज इक्वल्स टू P0A आपके पास कितना है? 450 और XA आपको निकालना है, प्लस P0B आपके पास कितना है? 700 और XB आपको निकालना है। बताओ। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। कैसे? देखो, एक सम होता है बेटा, XA प्लस XB इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? 1 के। आपने सुना होगा XA प्लस XB, भाई मोल फ्रैक्शन का जो सम है ओवरऑल वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये चीज अपन ने पढ़ी थी। यहाँ पर देखो, XA प्लस XB इज इक्वल्स टू किसके बराबर? 1 के बराबर। तो क्या यहाँ पर मैं XA को 1 माइनस XB पुट कर दूं, या XB को 1 माइनस X से पुट कर दूं? दोनों में से कुछ भी कर सकता हूं। यहाँ पे मैंने XA को, मान लो XA को मैं क्या कर दूं?
1 माइनस एक्स बी इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो 600 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा 450 1 माइनस एक्स बी प्लस 700 इंटू एक्स बी आ जाएगा, क्या बताओ। तो अब यहां पर 600 इज इक्वल्स टू 450 माइनस 450 एक्स बी प्लस 700 एक्स बी कितना आ जाएगा बताओ भाई। ये तो 700 माइनस 450, 700 एक्स बी माइनस 450, 700 माइनस 450 कितना होगा, 50 और मिलाओगे 450 में तो 500, 600, 700, 250। तो प्लस का आएगा 250 बिल्कुल। अच्छा फिर आप इसको 450 को इधर भेज दो, तो 600 माइनस 450 इज इक्वल्स टू बेटा 250 एक्स बी आ गया, क्या बताओ कितना आ गया 250 एक्स बी आ गया बिल्कुल सर। 600 माइनस 450 कितना बेटा 450, 50 और मिलाओ 500 और 600 150, ठीक है। तो 150 अपॉन ये 250 आ जाएगा इधर बिल्कुल सर, और इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया एक्स बी के। तो यहाँ पे ये कट गया, ये कट गया 5 3 जा, ये कट गया 5 5 जा, तो 3/5। तो एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आ गया बेटा 3/5 आ गया, ठीक है। अच्छा x से क्या आ जाएगा, तो x से क्या होता है 1 माइनस एक्स बी, तो 1 माइनस 3/5 दैट इज इक्वल्स टू 2/5। दोनों को ऐड कर लो 3/5 और 2/5 1 ही आएगा बिल्कुल, मतलब अपना आंसर सही है। तो आप देखोगे कि एक्स ए भी अपन ने निकाल लिया और एक्स बी भी अपन ने यहाँ पर निकाल लिया बेटा। कितना इजी था, कुछ टफ नहीं है बेटा, मैं बता रहा हूँ ना वेपर प्रेशर के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बहुत इजी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक्स बी तो आपके पास क्या आ गया बेटा 3/5 आ गया कैलकुलेट होकर के, ठीक है ना। और एक्स ए आपके पास क्या आ गया 2/5 आ गया कैलकुलेट होकर के। बोलो यस या नो, बिल्कुल सर हमारे पास आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, अब अपन को मोल फ्रैक्शन निकालने हैं वेपर फेस में। कौन से फेस में, वेपर फेस में। तो जैसे ए कंपोनेंट के अगर अपन मोल फ्रैक्शन निकाले वेपर फेस में, किसके ए कंपोनेंट के, तो ए कंपोनेंट क्या है बेटा वाई ए निकलेगा वेपर फेस में इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए अपॉन पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। ये करेंगे तो ए का वेपर प्रेशर कितना है, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं भी, टोटल प्रेशर पीटी टोटल प्रेशर, और तो ये कितना है पी नॉट ए कितना है हमारे पास, पी नॉट ए है हमारे पास 450 और एक्स से कितना है 2/5, तो 450 इंटू 2/5 इंटू 2/5 अपॉन टोटल प्रेशर कितना बेटा 600, ठीक है। तो ये आ गया आ जाएगा आपका 4 9 55 180 अपॉन 600 90 बचेगा ना, तो 180 वाई ए इज इक्वल्स टू बेटा 180 अपॉन 600 आपके पास आ जाएगा। तो ये 6 10 जा और 6 3 जा दैट इज 0.3 आ गया, कितना आ गया 0.3 आपके पास आ गया कैलकुलेट। तो y भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो y भी जनरली 0.7 आएगा, देखते हैं 0.7 आता है क्या। 700 है आपके पास इंटू एक्स बी, भाई पी नॉट बी इंटू एक्स बी यही तो होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी अपॉन टोटल प्रेशर। तो पी नॉट बी एक्स बी आपके पास ये रहा, यानी 700 इंटू एक्स बी, एक्स बी कितना है 3/5 अपॉन 600, तो 5 1 जा और यहाँ पे 5 2 बचेगा, तो 5 4 जा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 0 बचेगा, 14 3 4 जा 12 का 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, और ये 0 3 4 जा 12 यहाँ पे 3 1 जा 3 4 420 अपॉन 600, 0 से 0 कटा, ठीक है। 6 1 जा 6 7 जा 6 6 जा 36, ठीक है ना, और 36 6 7 जा 42 7 जा तो 0 लग जाएगा 0.7, तो y भी आपके पास कितना आ गया बेटा 0.7 आ गया। वहां पे फास्टली आपको ध्यान रखना है कि यदि एक आ चुका तो दूसरा 1 माइनस कर देंगे उसमें से वो आ जाएगा। तो ये मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट आ गया इन वेपर फेस। दोनों केसेस में मोल फ्रैक्शन अपन ने निकाल लिए भाई, दोनों केसेस में अपन ने क्या निकाल लिए मोल फ्रैक्शन यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए हैं। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या बताओ भाई क्या लिखा है इसमें, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700 mm respectively, फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर
यदि आपके पास टोटल वेपर प्रेशर जो है बेटा वो कितना दिया है, टोटल वेपर फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg। तो टोटल वेपर प्रेशर है यदि वो 600 mmHg दिया है तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। कोई खाली इक्वेशन अपन ने लगाई है 600 बराबर 450 एक्स ए प्लस 600 एक्स बी इज इक्वल्स टू एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर ये, ठीक है ना। और तो अपन ने कुछ भी नहीं किया है, बताओ किया है क्या? कुछ नहीं किया है, केवल इक्वेशन अपन ने यहाँ पर लगाई है। बोलो यार, यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन? बोलो, केवल अपन ने क्या करा बेटा? बोलो बेटा यहाँ पर क्लियर है? अरे ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? बताओ। नेक्स्ट करें अपन? बिल्कुल सर, नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शो कर रखा है कि अ ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड्स एक्स वाई एंड जेड इज शोन बिलो। आपको ग्राफ दिया है वेपर प्रेशर का एंड टेम्परेचर का, 3 डिफरेंट लिक्विड्स हैं। क्या दिख रहा है आपको? एक्स वाई और जेड। 3 लिक्विड बेटा, एक एक्स है, एक वाई है और एक आपके पास जेड है। तो ये 3 डिफरेंट लिक्विड है। द फॉलोइंग इंटरफेरेंस आर मेड, और ये कुछ इंटरफेरेंसेस यहाँ पर बनाए गए हैं। जैसे कि एक्स, यहाँ पे बेटा एक्स लिखा है, क्या लिखा है? एक्स हैज हायर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन कंपेयर टू वाई, एक्स हैज लोअर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन कंपेयर टू वाई, जेड यहाँ पे लिखा है जेड हैज लोअर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन एज कंपेयर टू वाई। तो कौन सा करेक्ट रेफरेंस है आपके अकॉर्डिंग? तो आप यहाँ पर देखोगे बेटा कि ये तो वेपर प्रेशर है, ये तो क्या है? वेपर प्रेशर है। ये वाली लाइन तो क्या शो कर रही है? वेपर प्रेशर को शो कर रही है कि 200 फिर 400 फिर 500, और ये वाली लाइन शो कर रही है इतने टेम्परेचर पर वेपर्स बन रही हैं इन सब की। जैसे इसकी एक्स वाले की बहुत जल्दी बन जा रही है, क्या 293 केल्विन पर ही बन जा रही है, इसकी 313 केल्विन पर बन रही है, ठीक है, और इसकी 353 केल्विन पर बन रही है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि इनकी जो हमारे पास वेपर है बेटा वो बहुत जल्दी बन जा रही है। बिल्कुल सर, बहुत जल्दी बन जा रही है। किसकी? एक्स की। तो मतलब अभी अपन ने याद करो, ये जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, जेई मेंस का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देखोगे अपन ने जेई मेंस के ये दूसरा है, एक 8 अप्रैल शिफ्ट का है 19 का, ये भी उसी शिफ्ट का है बेटा, 2019 या 18 के अप्रोक्स आया हुआ है ये, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है 2019 जेई का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, देखो टाइप्स, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। भाई नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे, जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा और वेपर प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पर बेटा सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मुझे तो जेड में लग रहे हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है बॉइल्ड होने का, वेपर्स बनाने का। एक्स का सबसे कम है, इसका मतलब एक्स हैज लोअर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन कंपेयर टू वाई। हाँ, वाई के कंपैरिजन में तो कम है और जेड के कंपैरिजन में भी कम है। तो क्या बी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है क्या? बताओ, बी ऑप्शन करेक्ट है ये वाला, मतलब ये इंटरफेरेंस सही है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा करेक्ट जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट चल जाएगा कि बी वाला आप सही कह रहे हो। ये लिखा ना, और ये लिखा 8 जनवरी शिफ्ट 2020, 19 नहीं 8 जनवरी 2000 शिफ्ट नीचे लिखा था, सॉरी, ठीक है। मतलब हाँ, अप्रोक्सीमेटली मुझे आइडिया था कि कहीं ना कहीं 2020 के अप्रोक्स कोविड था। ये तो जैन शिफ्ट का है ना, हाँ, तो कोविड नहीं आया था इस समय, इसके बाद कोविड आया था अप्रैल वाले शिफ्ट में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो कि कोविड को भी कितने साल हो चुके हैं? 2025 चल रहा है, 5 साल हो चुके हैं, ठीक है। वो तो देखी होगी तुमने रील, कोविड हैज़ गॉन टू, मतलब कितना 5 ईयर कोविड को हो गए चुके हैं, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया, बहुत ईजी होता है, ठीक है। मैंने क्या कहा बेटा, जेई मेंस में क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, क्रैक करना बहुत ईजी है। नेक्स्ट, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 400 and 600 mmHg respectively at 298 Kelvin on mixing the two liquids on mixing the language। देखो सबसे पहली चीज पता है क्या है, आप ना इन क्वेश्चंस में लैंग्वेज में फंस सकते हो, तो लैंग्वेज को काफी अच्छे से पढ़ना, आराम से पढ़ना। लैंग्वेज एक बार में आप कंठस्थ क्लियर कर लेना, क्योंकि बार बार टाइम वेस्ट होगा, बार बार रीड करोगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो वहां पे स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों चाहिए। तो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 400 and 600 mmHg respectively at 298 Kelvin on mixing the two liquids the sum of their initial volume is equal to the volume of final mixtures। जो सम है उनका इक्वल इनिशियल वॉल्यूम्स का वही फाइनल वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम दोनों का सेम है, मतलब ये आइडियल सोल्यूशन बना रहा है।
ठीक है ना। अभी अपन एक नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले बेटा लेक्चर में वो यही पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो उसमें अपन पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनका इनिशियल वॉल्यूम, जैसे ये 2 लीटर था, ये 5 लीटर, हम मिक्स करने पर 7 लीटर बना, तो जो इनिशियल वॉल्यूम थे उनका सम ही उनका फाइनल वॉल्यूम है। इसका मतलब ये आइडियल सॉल्यूशंस बना रहे हैं। तो और आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। आइडियल सॉल्यूशन किसको फॉलो करता है बेटा? राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B आर 400 and 600 mmHg respectively at 298 Kelvin. On mixing the two liquids, the sum of their initial volume is equal to the volume of the final mixture. The mole fraction of B is 0.5 in the mixture. The vapor pressure of the final solution, ठीक है ना, द वेपर प्रेशर ऑफ द फाइनल सोल्यूशन। एक तो आपको निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ द फाइनल सोल्यूशन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इन वेपर फेज। मैंने क्या कहा, जेई मेन का फेवरेट है वेपर फेज में पूछना। अभी अपन ने ऐसा क्वेश्चन करा। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन तो निकालना बहुत इजी है। आपको बी का मोल फ्रैक्शन दिया है बेटा, तो कोई बात नहीं। अगर आपको एक्स बी दिया है, क्या दिया है बच्चा? एक्स बी दिया है कितना? 0.5। तो एक्स ए क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा क्या, बताओ? तो एक्स ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.5 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0.5। बात समझ आ गई क्या? तो अब आप देख लो टोटल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आपके पास कितना आ जाएगा कैलकुलेट होके। पी नॉट ए यानी कि 400, एक्स ए बेटा कितना? 0.5 आपको गिवन है, ठीक है ना, प्लस पी नॉट बी 600 इंटू 0.5 आपको गिवन है। तो यहां पर आप देखोगे तो कितना आ गया? 400, मतलब 0.5 यहाँ पे 10 हटेगा बेटा, 10 से 10 गया तो 4 5 जा 20। क्या हो रहा है ये? 4 5 जा 0.5 से 1 0 से 1 0 गया, 4 5 जा 20, तो 200 बचेगा। प्लस यहाँ पे बेटा ये इधर भी 0 0 6 5 30, 300 बचेगा। तो ओवरऑल कितना आ गया? 500। कितना आ गया? 300 प्लस 200 500। कितने है ये? mmHg है, किसमें है बेटा? हाँ mmHg में। तो बेटा कौन सा आंसर है? या तो ये है या फिर ये है। अब बच्चा क्या करेगा? जल्दी जल्दी में टिक कर देगा, हाँ मोल फ्रैक्शन तो ये रे 0.5। अरे सॉल्यूशन के अंदर की मोल फ्रैक्शन नहीं पूछे, वेपर फेस में कितने मोल फ्रैक्शन है। तो वेपर फेस मतलब YA और YB आपको निकालना है। YA बराबर बेटा क्या? पी नॉट ए, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर। तो पी नॉट ए से यानी कि पी नॉट ए कौन है आपका? ये है। तो 400 इंटू कितना? 200 बटा टोटल प्रेशर कितना आया? 500। 200 बटा 500, तो 200 बटा 500, ठीक है। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? कितना? 5/2 दैट इज 0.4 आ जाएगा। और वाई बी जाहिर सी बात है 0.6 आएगा। अगर ये 0.4 है तो दूसरा 0.6 निकाल लो। देखो वाई बी बराबर 300 बटा 500, 3/5 कितना? 0.6 आ जाएगा। तो बस डी वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट है बेटा। तो आप देख पा रहे हो कितना इजी क्वेश्चन था ये। आपका 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2019 का क्वेश्चन है। देख लो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं जेएमएस में, मतलब कुछ नहीं। अगर आपको आता है तो आप इजीली कर सकते हो, अगर आपको आता है तो आप इजीली कर सकते हो। बात समझ आ गई क्या? चलो नेक्स्ट करें। बोलो रे यार, ये तो क्या तुम बोलते नहीं हो। बोलो नेक्स्ट करें पर क्वेश्चन। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला बेटा, ध्यान से समझो। ये भी 10 जैन फर्स्ट शिफ्ट 2019 का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है बेटा कि लिक्विड A एंड B फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन इन द एंटायर कंपोजिशन रेंज। आपके पास लिक्विड A है और B है बेटा। आपके पास क्या है? लिक्विड A है और B है। तो लिक्विड A एंड B फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन इन द एंटायर कंपोजिशन रेंज। एंटायर कंपोजिशन रेंज के अंदर एट 350 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A एंड प्योर B आर। जो वेपर प्रेशर है लिक्विड A और B का प्योर, वो आपको दे रखा है 7 × 10⁻³ पास्कल, 12 × 3 पास्कल रेस्पेक्टिवली। द कंपोजिशन ऑफ द वेपर in the equilibrium with a solution containing 40 mole% of A। 40 solution के अंदर A का मोल फ्रैक्शन कितना बेटा? 40, मतलब मोल्स कितना है इसका?
40 है, बात समझ गए क्या, 40 है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, 40 मोल परसेंट ऑफ ए एट दिस टेम्परेचर। मतलब एक्स ए आपको गिवन है बेटा, एक्स ए कितना गिवन है आपको, एक्स ए आपको गिवन है इज इक्वल्स टू 40 मोल परसेंट, यानी 40/100 दैट इज इक्वल्स टू 0.4। तो जाहिर सी बात है एक्स बी कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, क्या बताओ कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। तो आपको द कंपोजिशन ऑफ वेपर इन द इक्विलिब्रियम विद अ सॉल्यूशन, आपको वेपर में, वेपर फेस में, ये जो एक्स से एक्स भी लिखा ना, ये इसने वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन दे रखा बेटा ऑप्शंस के अंदर। तो आपको मतलब देखो कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन उसने दिया है और कैसे आपको एक्स से एक्स में फंसा के ये क्वेश्चन मिला है। बट अपन सॉल्व कर लेंगे कि एक्स से एक्स भी अपन को पता है ये किसके अंदर मोल फ्रैक्शन है बेटा, सोल्यूशन के अंदर है, ठीक है ना। आपको निकालने हैं वेपर फेस के, किसके निकालने हैं आपको, वेपर फेस के अंदर के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। तो जाहिर सी बात है वाई ए में निकालूंगा तो वाई ए इज इक्वल टू कैसे लिखूंगा, वाई ए बराबर पी नोट ए एक्स से, पी नोट ए एक्स से अपॉन वही टोटल प्रेशर पी एस, ठीक है ना, जो कि क्या हो जाएगा मेरे पास पी नोट ए एक्स से प्लस पी नोट बी एक्स बी, ठीक है। तो पी नोट एक्स से कितना हो गया बेटा, पी नोट ए मेरे को कितना गिवन है, पी नोट ए मेरे को गिवन है 7 × 10⁻³ पास्कल में है, इंटू एक्स से मोल फ्रैक्शन कितना बेटा 0.4 डिवाइडेड बाय 7 × 10⁻³ इंटू 0.4 प्लस बी का है 12 × 10⁻³ और यहाँ पे 0.6 है। क्लियर है क्या बताओ? बिल्कुल सर क्लियर है। अच्छा 10⁻³ कॉमन ले लिया अपन यहाँ पे, तो 7 × 10⁻³ आपने कॉमन ले लिया यहाँ पे, इंटू 0.4 है, इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 10⁻³ कॉमन ले लिया बेटा, और यहाँ पे 7 × 0.4 कितना आएगा, 7 4 28, तो 2.8 प्लस 12 6 72, 7.2, तो 2.8 प्लस 7.2, इससे ये चला गया, तो ये आपका कितना आ जाएगा 7.2 और 2.8, 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 7 8 9 10, ठीक है ना, कितना आ जाएगा बताओ, 7 9 10 10, तो 1 पॉइंट लग जाएगा, दैट इज 10 आपके पास आ गया है। 7.2 2.8 तो समथिंग 10 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ चुका है बेटा 7 × 0.4 अपॉन 10, तो 2.8, तो 0.28 आपके पास आ गया, कितना आ गया 0.28 है क्या ऐसा ऑप्शन, ये देखो x से आपके पास मतलब y a जो है आपके पास कैलकुलेट होकर 0.8 आ गया, तो y भी कितना आ जाएगा बेटा 1 - 0.28, ठीक है ना, दैट इज इक्वल्स टू 1.00 माइनस 0.28 आप कर दोगे तो 2 बचा 7 बचा 0.72, बी वाला ऑप्शन, दैट इज ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, सीधा सीधा बी वाला। बताओ अब इस क्वेश्चन में क्या करना था, मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं वेपर फेस से बेटा, वेपर फेस से आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको वेपर फेस से देखने को मिलेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो? बिल्कुल सर आपकी बात क्लियर है। चलें बेटा नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट करते हैं अपन यहाँ पे, ये क्वेश्चन हमारे पास लास्ट है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस क्वेश्चन को होमवर्क में दे दिया जाए, बोलो दे दे क्या भाई? जैसे ऑन मिक्सिंग हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड कंपोनेंट्स आर, बिल्कुल ये दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेनिंग, बिल्कुल ये हेप्टेन एंड 25 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन विल बी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है। इस बार उसने ना मोल फ्रैक्शन ना देकर के मोल्स आपको खुद को कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जैसे 25 ग्राम ऑफ हेप्टेन दे दिया बेटा और 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन दे दिया है, ठीक है ना। और एल्केन्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, बताओ। तो हेप्टेन है यानी 7 कार्बन है, तो C7 14 + 2 H16, यही होगा C7H16, ये तो हो गया हेप्टेन का, किसका हो गया हेप्टेन का, ठीक है। ऑक्टेन का C8H16 + 2 18, C8H18 आपके पास हो गया, ठीक है। ये आपके पास हो गया ऑक्टेन का। तो अब आप इसका मोल्स निकालोगे, जैसे मोल्स ऑफ हेप्टेन एंड मोल्स ऑफ ऑक्टेन, मोल्स ऑफ हेप्टेन कितने आ जाएंगे 25 ग्राम आपको दिया है, और 12 7 कर लो बेटा, कितना आ जाएगा 12 7
14 4 यहाँ पे 1 यहाँ पे 7 और एक 8 84, तो 84 प्लस 16 84 प्लस 16 यहाँ पे 2 10, तो आपका आ गया 100, ठीक है। और ऑक्टेन का आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, 12 8 जा कितना हो जाएगा, 12 8 जा 16, इट वाज 16 17, 12 8 जा 6 यहाँ पे 1 यहाँ पे 8 1 जा 8 9, 12 8 जा 96, तो 96 नहीं सॉरी ये तो मोलर मास है ना, ये तो मोलर मास आया 96 प्लस 18, 96 प्लस 18 बेटा, तो 8 और 6 14, 4 यहाँ पे 1 यहाँ पे 10 11 114, मतलब ऑक्टेन का मोल्स आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 114, ठीक है। तो ये आपके पास पहले आप इनके मोल्स निकाल लोगे, ये आपने निकाल लिए इसके मोल्स, ठीक है। फिर आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे हेप्टेन का, फिर आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे ऑक्टेन का, क्लियर है। वो निकल जाएगा कैसे, इसके मोल अपॉन टोटल मोल, इसके मोल अपॉन टोटल मोल, ठीक है। एक का निकालो दूसरे का अपने आप निकल जाएगा। फिर आपको दिया है बेटा 105 किलो पास्कल 45 किलो पास्कल, तो पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी लगा करके करना है, देखना क्या आंसर आता है। 2010 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अपन बहुत सारे इस वीडियो में कर चुके हैं, बहुत सारे अपन इस लेक्चर में करे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, ध्यान से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना भैया। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, आज अपन ने वेपर प्रेशर पढ़ा बेटा। क्या पढ़ा? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में अपन ने ये पढ़ा कि वेपर प्रेशर क्या होता है, तो जब इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके बराबर हो जाता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन के, तो उस समय पर जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है बाय द वेपर ओवर द लिक्विड सरफेस, उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन कहते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, तो टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है, नेचर ऑफ लिक्विड अफेक्ट कर सकता है कि वो वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अफेक्ट कर सकता है, बॉइलिंग पॉइंट अफेक्ट कर सकता है, राउल्ट्स लॉ फिर अपन ने पढ़ा, तो राउल्ट लॉ ने क्या बताता है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर जो भी होता है किसी एक कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। बस ये सब चीजें हैं, ये फॉर्मूला अपन कब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं क्या, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि अपन आइडियल, नॉन आइडियल, ठीक है, इन सब के बारे में कहीं ना कहीं अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चीज़ें अपन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ अपन जो हैं यहाँ पर देखते हैं कि जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे कोर्सेज जो हैं वो फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स के लिए 50% ऑफ रहने वाला है। जैसे कि निर्माण बैच है, पराक्रम बैच है, अभ्यास बैच है, तीनों ही बैच के लिए, ठीक है। और इन बैच को एक्सेस करने के लिए आप प्ले स्टोर से इस कोड को स्कैन करके आईपी इंस्टीट्यूट का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा फीचर्स अवेल हो जाएंगे, क्लियर है बात। तो काफ़ी अच्छे कोर्सेज रहने वाले हैं। इसी के साथ अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू।